हेलो बच्चों, तो अब तो जो है हम लोग शिवम साइंस एकेडमी में आप लोगों का वेलकम है। अब तो एग्जाम हम लोगों का करीब आ चुका है, इसलिए हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं, इसका हम सेकंड वीडियो दे रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्यूब के बारे में बात करें। तो अब तो एग्जाम करीब है। अब बीपी बढ़ जाती है इस समय, इसलिए उसी को हम लोग कम करने के लिए हम इस वीडियो को दे रहे हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम करवा देंगे और पूरा इजी मेथड से करवाया जाएगा, ताकि आपकी बीपी जो है कम से कम रहे। और अब इसमें हम लोग पढ़े थे कि इस समय खूब मेहनत करने की जरूरत है, और इस समय जो है दिमाग को खोल के मेहनत करना है, क्योंकि इसकी टॉपिक को लोग बहुत हार्ड मानते हैं, लेकिन हार्ड होती नहीं है। हम जितना भी हो सकता है इसको सिंपल वेज में दे रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम जो है आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो दोनों के तालमेल से ही बात बनेगी। तो हम लोग इसमें पढ़े थे पिछले वीडियो में कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब हम लोग इसी को कैपेसिटी भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि स्पेस इनसाइड द क्यूबॉइड। कोई भी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसके वॉल्यूम की यही मीनिंग होती है कि उस ज्योमेट्री के अंदर जो है स्पेस कितना है, उसके इनसाइड वाले पोर्शन में, वही उसका हम लोगों का वॉल्यूम कहलाता है। तो हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहें, चाहे कैपेसिटी हम लोग कहें क्यूबॉइड की, चाहे स्पेस इनसाइड द क्यूबॉइड कहें, सारी बातें एक ही है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो क्यूबॉइड का बेस होता है वह एक रेक्टेंगल होता है। उसकी जितनी भी फेसेस होती हैं, सारी फेसेस हमारी रेक्टेंगुलर होती है। तो उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस में हमारा जो है रेक्टेंगल होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट हो जाएगा। हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ को एल माने थे, बी को एच माने थे, बी को ब्रेथ को बी माने थे, और हाइट को एच माने थे। तो हम लोग इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वह एल बी एच हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बोला था कि इसके किसी भी एक फेस की जो एरिया होती है वह हमारी एल बी होती है, या बी एच होता है, या एच एल होता है। ये हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्योंकि इसका हर फेस एक रेक्टेंगल होता है। फिर हम लोगों ने दूसरा फार्मूला पढ़ा था कि इसकी टोटल सरफेस एरिया टीएसए इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका हम लोग यूनिट पढ़े थे कि ये यूनिट स्क्वायर होता है। यही हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ फोर वॉल, या इसी को हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी के नाम से जानते हैं। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिस इज इक्वल टू होता है, हम लोगों को टॉप और बॉटम वाली छोड़ दिया जाता है, इसकी अपोजिट वाली और इसकी अपोजिट वाली फेसेस को लिया जाता है। तो हम लोग ये कहे थे इसका जो फार्मूला बन के आता है, यह आता है जो है टू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच।
रियल प्लस बी, इसका जो फेस है वह हमारा जो होता है वह रेक्टेंगल होता है, इसलिए टू ब्रैकेट में यल प्लस बी को हम लोग बोलते हैं जो है पेरीमीटर, या इसी को हम लोग बोला करते हैं कि इसी को हम लोग यह भी बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाता है, यह पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस में हमारा जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है वो टू ब्रैकेट में यल प्लस बी इंटू एच होता है। इसको भी हम लोग जो है ध्यान रखेंगे फार्मूले को। फिर इसका हम लोग तीसरा फार्मूला पढ़े थे कि डायगोनल ऑफ डिवाइड, इसी को डायगोनल कहें चाहे बॉडी डायगोनल कहें, दिस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल एक लेंथ होती है इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो हमारी मीटर हो जाएगी। तो ये सब फार्मूले हम लोग पढ़े थे। हम लोग ये भी पढ़े थे कि किसी एक फेस का एरिया, एरिया ऑफ ए फेस, क्यूबॉइड की बात चली रही तो क्यूबॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, या हम लोग ये कह सकते हैं लेंथ इंटू हाइट भी आता है, या ब्रेथ इंटू हाइट भी आता है। तो इसकी हम लोग एरिया लिखेंगे यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। हम लोग ये भी बताए थे कि किसी भी क्यूबॉइड में या थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो डायगोनल होता है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है। तो कभी भी अगर डायगोनल की बात करता है तो डायगोनल का मतलब होता है कि हमारा डायगोनल मीन्स होता है बॉडी डायगोनल से मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ हम लोगों के सिलेबस में बॉडी डायगोनल की बात नहीं कही जाएगी। यहाँ पर सिर्फ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अगर कहता है तो इसका मीनिंग होगा कि अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है क्यूब, क्यूब क्या होता है। तो देखिए क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि अगर क्यूबॉइड की कोई एक भी डायमेंशन, क्यूबॉइड की जो डायमेंशन होती हैं वो हमारी एल बी एच होती हैं। अगर हमारी क्यूबॉइड की सभी डायमेंशन से इक्वल हो जाए, तो सभी डायमेंशन हमारी इक्वल हो जाएंगी, तब उसी क्यूबॉइड का नाम हम लोग कहेंगे वो हो जाता है। जैसे हम लोग डाइस देखिए, डाइस जिसको जो है तो डाइस हमारा इसका एग्जाम्पल है। इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम लोगों का डाइस है और है आइस क्यूब है, शुगर क्यूब है, ये सब हमारे जो है। तो हम लोग लेते हैं इसका क्यूब। तो क्यूब का पहले तो हम लोगों को फिगर क्लियर होना चाहिए क्योंकि यह बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का फिगर बनता है। क्यूब की जितनी भी फेसेस होती हैं वो सारी फेसेस हमारी जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं, यह जो होती हैं ये हमारी रेक्टेंगल, उसकी तो रेक्टेंगल होती हैं और इसकी जो हमारी फेसेस होती हैं वो हमारी स्क्वायर होती हैं।
तो हम लोग इसमें कहेंगे कि अगर किसी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सभी अगर हमारे तीनों में से तीनों इक्वल हो जाएं, तब हमारी यही क्यूबॉइड हमारा क्यूब का फॉर्मेशन करता है, माने उसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी अगर जो है डायमेंशन अनइक्वल हो गई, उसको हम लोग क्यूबॉइड बोल देते हैं। जैसे अगर हम लोग ये कहें कि लेंथ और ब्रेथ अगर मान लीजिए सेम है, अगर हाइट डिफरेंट है, तो भी वो क्यूबॉइड बनेगा। अगर किसी क्यूबॉइड को अगर क्यूब होना है, अगर किसी क्यूबॉइड को क्यूब होना है, तो उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं, वो सभी डायमेंशंस हमारी इक्वल होना चाहिए, तब वो क्यूब हो जाएगी। हम लोग इसको लेट कर ले रहे हैं कि लेट एल बी एच ऑल इक्वल है, और इसको ए कहते हैं। ये हमारी होता है जो लेंथ ऑफ साइड होता है, या इसी को हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एजेज के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ए है वह एज है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा हो जाएगा डाइस। डाइस हम लोग जानते हैं, डाइस है जैसे, और डाइस है। फिर हम लोगों का एक एग्जाम्पल और होता है, आइस क्यूब है। आइस क्यूब जो हम लोगों को अक्सर फिजिक्स में मिलता रहता है, आइस क्यूब या केमिस्ट्री में मिलता रहता है। सिमिलर वेज में हम कहेंगे शुगर क्यूब है। ये हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम लोगों का ये है, इसमें भी हम लोग पॉइंट कर करके सीखते हैं कि इसमें 6 फेसेस होती हैं, और दूसरे में हम लोग लिखते हैं कि ऑल फेसेस जो होंगी वो हमारी स्क्वायर ज्योमेट्री में होंगी, स्क्वायर ज्योमेट्री होती है। इसमें भी हमारे कॉर्नर या वर्टिसेस जो होंगे वो हमारे जो होंगे 8 होंगे। फिर इनमें नंबर ऑफ एजेज साइड्स जो होंगी, इसमें भी ये हमारी 12 होंगी। फेस डायगोनल जो होंगे, यह इज इक्वल टू, एक फेस में हमारे जो है 2 डायगोनल होंगे, तो हमारी 6 फेसेस होती, इसलिए इसमें जो है 12 फेस डायगोनल होंगे। उनकी लेंथ अभी हम लोग निकालेंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, या अगर हमको डायगोनल कहता है तो डायगोनल की मीनिंग होती है किसी भी 3D ज्योमेट्री में वो उसके बॉडी डायगोनल से मीनिंग होती है। लेकिन अगर वह नाम लेके पूछता है कि हमारा फेस डायगोनल, तब हम लोग इसको फेस के रिस्पेक्ट में समझेंगे। अगर वो कहे कि इसका जो है डायगोनल बताइए, तो डायगोनल का मतलब होता है जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, जिसको हम लोग बॉडी डायगोनल के नाम से क्यूबॉइड में पढ़े हैं। ये 4 होती है, एक वहां से वहां वाला होता है, एक वहां से यहाँ वाला, फिर एक वहां से उस कॉर्नर वाला, और फिर जो है वहां से इस कॉर्नर वाला। तो हमारा जो है अगर फेस नहीं लिखा है तो डायगोनल का मतलब होता है बॉडी डायगोनल। तो हम लोग लिखते हैं डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू जो होता है, ये हमारे 4 होते हैं। उनकी लेंथ अभी हम लोग जो है कि पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं। इसमें जो लैटरल फेसेस होती, लैटरल फेसेस दिस इज इक्वल टू, एक यह होगा तो इसका अपोजिट,
एक इस साइड में होगा तो इसका अपोजिट मीन्स 4 होते हैं। टॉप और बॉटम को लैटरल सरफेस में नहीं गिना जाता है। ये तो हम लोगों का जो है क्यूब के बारे में हम लोगों को जो है कि ये जानकारी होनी चाहिए। अब इसके हम लोगों को फार्मूले ज्ञात फाइंड करना है, तो हम लोग यह पहले लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है LBH होता है, और यहाँ का जो वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें हम लोग क्यूबाइड में बताए थे कि बेस एरिया इंटू हाइट होती है, तो यहाँ भी बेस एरिया इंटू हाइट होगी, तो बेस हमारा यह जो है ये सब स्क्वायर बनेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, इसी को कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटी, या इसी को हम लोग स्पेस इनसाइड क्यूब भी कहें। और दिस इज इक्वल टू होता क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अब बेस एरिया जो होता है, बेस इसका स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, और इसकी हाइट भी ये होगी, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा यूनिट क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता था वो LBH होता है, इसमें सारी लेंथ इक्वल होती हैं, इसलिए उसकी एरिया इज इक्वल टू हो जाए, उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, L भी हमारा ये हुआ, B भी ये हुआ, H भी ये हुआ, तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब आता है। अब हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्यूबाइड का होता है 2LB, 2 ब्रैकेट में ELB प्लस BH प्लस HL, और LBH ये सब इक्वल इक्वल है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ये इंटू ये हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 6A स्क्वायर, इसके जो यूनिट लिखी जाती है वो यूनिट स्क्वायर, माने मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हमारा जो है कि रहेगा। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं अगला फार्मूला कि लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबाइड की लेटरल सरफेस एरिया जो होती है वो 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है, एक बार इसको लिख ही दे रहे हैं, 2L प्लस B, ये क्यूबाइड का है लेकिन LBH सब सेम होता है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, तो 2 ये हुआ, और ये भी ये हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2A प्लस ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 2A, और 2 2 जा 4 इंटू ए स्क्वायर, ये हमारा यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया जो होती है वो 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। अब इसका हम लोग फोर्थ फार्मूला लिखते हैं कि डायगोनल ऑफ क्यूब। अब देखिए हम लोगों का जो क्यूबाइड का डायगोनल होता है वह अंडर रूट EL स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस PH स्क्वायर होता है, लेकिन यहां तो तीनों सेम होना है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3A स्क्वायर होगा, और उसी 3A स्क्वायर में से ए स्क्वायर को हम रूट के बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा मिलेगा A रूट 3, और यह एक लेंथ होती है, इसलिए इसका जो
यूनिट होगा वो यूनिट लिखेंगे, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये सब जो है लिखा जाएगा। तो ये हमारा जो होता है डायगोनल, यह क्यूब हो चाहे क्यूबाइड है, ये सबसे उसकी बड़ी लेंथ होती है। अब हम लोग ये लिखते हैं अगला फार्मूला, एरिया ऑफ एनी फेस, एनी फेस, दिस इज इक्वल टू, हम लोगों का हो जाएगा फेस जो इसकी होती, कोई भी फेस इसकी जो होती है वो स्क्वायर होती है, और स्क्वायर की एरिया जो होती है वो साइड का स्क्वायर होता है इंटू यूनिट स्क्वायर, इसकी यूनिट लिखेंगे। अब हम लोगों का जो है लेंथ ऑफ फेस डायगोनल होता कितना है, तो देखिए लेंथ ऑफ फेस डायगोनल अगर हम लोग कहते हैं, तो क्यूबाइड के केस में अगर हम लोग कहते थे कि फेस डायगोनल, उसकी लेंथ अगर हम बेस वाला को देख के निकालते हैं, तो इसको बी मान रहे हैं तो उसको हम यल मान रहे हैं, तो इसका जो डायगोनल होगा यह होगा, इसका जो लेंथ होगी यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसका हाइपोटेनस यह बार उसका हाइपोटेनस से उसकी डायगोनल बनेगी, और इसकी लेंथ निकालेंगे तो यह अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। लेकिन अगर हम इसमें इसकी निकालें, इसका हम डायगोनल की लेंथ निकालते हैं, तो यह हमारा जो है इसका जो डायगोनल होगा वही इस फेस का, फेस डायगोनल क्यूबाइड में कहा जाएगा, क्यूब में भी कहा जाएगा। तो ये हमारा एच हुआ, ये हमारी बी हुई, और यह हमारा जो हुआ यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वो एच हुआ, ये बी हुई, तो इसका डायगोनल अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। सिमिलर वेज में हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, सिमिलर वेज में हम लोग इस फेस का भी निकाल सकते हैं, इसका एच हो गया, यह यल हो गया, तो यह अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। ये तो हमारा हो गया क्यूबाइड में, लेकिन क्यूब में तो ये सब इक्वल होते हैं, तो जब इक्वल होंगे तो हम इसी के डायगोनल की अगर बात करते हैं, तो यह भी ये है, यह भी ये हो जाएगा, उसको हम इससे अगर कार्नर से मिला दें, इस कार्नर से, तो यह हमारा जो बनेगा वह उसका फेस डायगोनल कहलाएगा। ये भी लेंथ है, ये है, ये भी लेंथ ही है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वही उसका डायगोनल है। तो इसकी लेंथ अगर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो सिर्फ वैलिड होती है किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स को फाइंड करने के लिए वो अप्लाइड की जाती है। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल, तो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ बेस भी हमारा ए है, परपेंडिकुलर भी ए है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए रूट टू भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए रूट टू यूनिट हो जाएगा, लेंथ है इसलिए वह यूनिट रहेगी, मीटर सेंटीमीटर, यूनिट तो हम लोग जरूर लिखते हैं, क्योंकि यूनिट नहीं लिखेंगे तो रंग माना जाता है, मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे कोई। तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, हमारी हो गई ये रूट टू। अब देखिए, अब समस्या ये आती है कि कभी कभी वो ये पूछ देता है कि हम क्यूब के अंदर या क्यूबाइड के अंदर हम एक ऐसी रॉड रखना चाह रहे हैं जो सबसे बड़ी लेंथ में हो,
तो बड़ी लेंथ में तो यहां पर तो हमारा डायगोनल ही सबसे बड़ी लेंथ होती है। अब यहां दो दो डायगोनल की बात है तो यह वाला चलेगा कि यह वाला। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि रूट टू की वैल्यू जो होती है 1.4 होती है, 1.414 होती है, और रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है। तो हमारा जो ए रूट थ्री है यह ग्रेटर होगा ए रूट टू से। तो अब हमको अगर वो कहता है कि इसमें हम सबसे बड़ी से बड़ी लेंथ रखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह उसके डायगोनल के अलांग रखेगा, या बॉडी डायगोनल के अलांग कहें। लेकिन बॉडी डायगोनल हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, ये हमारा 12th में केमिस्ट्री के चैप्टर में मिलेगा ये सब। लेकिन यहाँ के लिए अगर डायगोनल कहता है तो सबसे बड़े डायगोनल की लेंथ से मीनिंग होती है, मीनिंग ए रूट थ्री से होता है। ए रूट टू तो हमारे उससे छोटी डायगोनल, हाँ अगर फेस डायगोनल की बात करता है तब हम ए रूट टू को लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग जो है कि डायगोनल का मीनिंग ही समझते हैं क्या, ए रूट थ्री समझते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्यूब। क्यूब के बारे में ये सब चीजें हमारी हैं। जितना सब कुछ होता है क्यूबॉइड में सब कुछ यहाँ वही होता है, लेकिन बस यहाँ क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंसेस क्या हैं कि जो क्यूबॉइड की डायमेंशंस होती है वो तीनों अनइक्वल होती है, या यही जो क्यूब में होती है वो सारी इक्वल हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी भी क्यूब की एक भी डायमेंशन अगर अनइक्वल हो गई तब उस ज्योमेट्री को भी हम क्यूबॉइड ही कहते हैं। मीनिंग ये है फाइनल कि अगर किसी क्यूबॉइड को क्यूब होना है तो उसकी ऑल जो है एजेज है वो इक्वल होना पड़ेगा। किसी क्यूब की एक भी डायमेंशन अगर अनइक्वल हो गई तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड कहलाएगा। तो ये हम लोगों का है क्यूबॉइड ज्योमेट्री। ज्योमेट्रियां तो बहुत हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यूज होंगी, लेकिन हम लोग उनके बहुत ज्यादा ज्योमेट्रियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो 10th में अभी जो बोर्ड का जो पेपर है, अभी 10th में कुछ ज्योमेट्रियों को हटा दिया गया है। उन ज्योमेट्रियों को हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वर्क करते हैं ताकि आप लोगों का काम बन जाए। बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का क्यूब है, इसका हर फार्मूला, हर जो है जितनी भी इसमें फार्मूला तो लर्न होना ही चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फार्मूले बने कैसे और कैसे कैसे इसमें सोचा गया है, वह वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग इसमें सोच ही नहीं पाते, इसीलिए कठिन हो जाता है। और इनके क्वेश्चन तो जो है बहुत हम लोग फ्रिक्वेंटली करेंगे अगर इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। अब हम लोग अगला इसका एक ज्योमेट्री लेते हैं जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो अगला हम लोगों की ज्योमेट्री है सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर क्या होता है, जैसे मान लिया जाए यह एक हमारा रेक्टेंगल है, यह रेक्टेंगल है, यह रेक्टेंगल की लेंथ होगी और ये हमारी ब्रेथ होगी।
अब इस रेक्टेंगल के इस साइड को हम फिक्स कर दे रहे हैं, इस साइड को हम फिक्स करके और इसको हम पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दें। तो किसी रेक्टेंगल को कि एक साइड को फिक्स करके इसको हम अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो हमारी कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनकर आएगी। यह हमारा जो बनेगा ज्योमेट्री वो कुछ इस टाइप का बनेगा। और इसे अगर हम ऐसे करके मिला दें तो यही हमारा जो होता है, यही हमारा सिलेंडर कहलाता है। इस सिलेंडर की जो जो रेक्टेंगल की लेंथ थी वह इस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, और जो इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ थी यह इसकी जो बनेगी, जो ये सर्कुलर पार्ट, जो बॉटम वाला पार्ट है, यह ब्रेथ उसकी किस में चली जाएगी, सरकमफेरेंस को बनाने में खर्च होगी। ऐसे घूमेगा तो ऐसे बनेगा ना, तो ये हमारा सरकमफेरेंस हो जाएगा। जो टॉप इसको बोलते हैं बेस। बेस हमारा जो होता हुआ क्या होता है, एक सर्किल होता है, और जो टॉप होता है यह भी हमारा क्या होता है, एक सर्कुलर ज्योमेट्री होती है। यहां पर सिलेंडर का मीनिंग होगा सॉलिड सिलेंडर से मीनिंग। हालो वाला तो शायद कटा हुआ है अभी, लेकिन हालो को हम बाद में करवाएंगे। कभी भी सिलेंडर की अगर बात भी करता है तो सिलेंडर का मीनिंग ही होता है क्या, सॉलिड सिलेंडर से मीनिंग। तो यहां हम लोग सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं। जैसे पिलर है, पिलर जो पिलर्स होते हैं ये हमारे सॉलिड सिलेंडर होते हैं। और भी इनकी जो है कि एग्जांपल हम लोग जो है लेते हैं, सर्कुलर पाइप है, जैसे सर्कुलर पाइप, ये भी हमारा सिलेंडर होगा, लेकिन ये सॉलिड सिलेंडर हो, उसमें उसके अंदर भी मटेरियल भरा होता है। और हम लोगों का जैसे और एग्जांपल हम लोग इसके सोच सकते हैं, जैसे पेंसिल है, पेंसिल भी हमारी जो होती है वो सॉलिड सिलेंडर का ही एग्जांपल है। तो ये तो हम लोगों का हो गया कि अब इसी कभी कभी ये करता है, क्वेश्चन में देता है हम लोगों को कि इसको हम इस साइड को फिक्स करके हम ऐसे घुमाते हैं। ऐसे दो टाइप से इसको घुमाया जा सकता है। ऐसे घुमाएगा तब तो अलग बात है, इसकी जो लेंथ है इसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे घुमाता है, इस लेंथ को इसको फिक्स करके इसको घुमाता है, तब हमारा जो होगा इसकी लेंथ जो होगी वो सरकमफेरेंस बनेगी सर्किल की, और जो ब्रेथ है वो हमारी हाइट बनेगी। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब फिर कहेगा कि एक बार इसके अलांग घुमाए, एक बार उसके अलांग घुमाए, कहेगा दोनों की सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। तो सब तो बात की बातें हैं, लेकिन जो हमारा बेस है और टॉप एरिया है ये सर्कुलर रीजन है, सर्किल है, इसलिए इसकी जो यह बनेगी, यह तो पूरी डायमेंशन बनेगी, डायमीटर बनेगी यह पूरी इसकी। और डायमीटर और रेडियस का जो रिलेशन होता है वो होता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। अब यहां पर एक समस्या और हम लोग बहुत देखते हैं कि आती है
कि जो फार्मूले में पाई की वैल्यू है वो क्या लगाए। कभी कभी हम लोग 3.14 लगाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो देखिए, अगर कभी भी पाई का वैल्यू अगर उस दिए गए हमारे फार्मूले में ऐसी चीजें दिया है जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तब तो पाई का मान 22/7 लगाते हैं। अगर वह 7 से नॉन डिविजिबल है तब पाई का मान 3.14 लगाते हैं। इससे हम लोगों को थोड़ा क्वेश्चन करने में टाइम कम लगता है और हम लोगों का ये होता है कि 3.14 लगाने से थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हमारा लॉन्ग हो जाता है। तो अगर हम लोगों की कोई उसमें ऐसी चीज है जो 7 से डिविजिबल है तो वहां पाई की वैल्यू 22/7, अगर नॉन डिविजिबल है तब वहां पर पाई की वैल्यू 3.14 लगाते हैं। अब यहां भी हम लोगों को पढ़ना है इनका वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी या स्पेस इनसाइड द सिलेंडर, हम लोगों को उसी को कहते हैं। तो अब देखिए, यहां पर हम लोगों का जो टॉप है वो सर्किल है, इसकी एरिया अगर इसकी रेडियस ये है तो इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया भी हमारा जो होगा, इसकी जो बेस की एरिया होगी वो भी हमारी क्या होगी, सर्किल है तो उसका भी एरिया हमारी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं बेस एरिया इज इक्वल, ये हमारा हो जाएगा टॉप एरिया इज इक्वल। तो टॉप और बेस में सर्किल बनता है इसलिए उसकी एरिया ये हो जाएगी। अब हम लोगों को इसका पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग यह लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगी। अब एरिया ऑफ बेस जो बनेगा वह एक सर्किल बनेगा और हाइट तो हमारी उसकी लेंथ है ही, उसकी हाइट बनेगी। अब बेस एरिया जो हमारा होगा इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल भी होगा, क्योंकि एरिया जो होगी रेक्टेंगल की यल इंटू बी होगा और यल इंटू बी, तो इसकी जो यल है यह तो इसकी हाइट हो जाएगी और बी जो होगा ये हमारा हो जाएगा तो एरिया ऑफ बेस जो होगा वो हमारा हो जाएगा सर्किल। तो इसी को हम लोग ऐसे समझते हैं कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और हाइट हमारी एच हो गई। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए यह यूनिट क्यूब लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपेसिटी, और इसी को बोला जाता है स्पेस इनसाइड द सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ऐसे को हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी लिख लेते हैं, कभी कभी फिजिक्स में इसकी जरूरत है तो इसको लिखते हैं एरिया इंटू एच। यह भी हम लोगों को फिजिक्स में 9th में ही यूज होता है, यह हर जगह यूज होता है। और यह एरिया किसकी है, यह बेस एरिया है। अब बेस की जो एरिया होती है वो हमारी जो सर्कुलर ज्योमेट्री, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है। इसमें डायगोनल कोई भी नहीं होता है,
क्योंकि डायगोनल हमारे इस चीजों में नहीं होता है, डायगोनल हमारी 2D और 3D में होता है, लेकिन ये भी एक हमारा 3D फिगर है, लेकिन ये सर्कुलर होने के कारण जो है इसमें किसी प्रकार का कोई डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल इन सिलेंडर इज इक्वल टू 0। इसमें सिलेंडर में डायगोनल नहीं होते। अब हम लोगों का इसका हम लोग लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग ये है कि इसके टॉप और बॉटम को छोड़कर इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। तो दिस इज इक्वल टू होता है, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और लेंथ इंटू ब्रेथ को हम लोग बोलते हैं, ठीक, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एरिया अब जो मिलेगी ये हो जाएगी ये सरकमफेरेंस का, तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेंथ हमारी यहां पर एच बने। अब पेरीमीटर इसकी जो बनेगी वो हमारी इसकी जो ब्रेथ थी वही पेरीमीटर है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई और इंटू एच। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है फार्मूला 2 पाई आर एच, क्योंकि एरिया है इसलिए इसको लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। अब हमारा इसका होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है इन साइड की चीजों को छोड़कर जो ये कर्व सरफेस एरिया है इसको लेंगे और बेस और टॉप एरिया, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो ये हम लोग लिख देंगे, दोनों ज्योमेट्रियां सेम है इसलिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से हम लोग 2 पाई आर को अगर कॉमन करते हैं तो हमारा मिलेगा एच प्लस आर यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी हो गई टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। उसी को हम लोग लिख देते हैं सीधा सीधा कि ये हम लोगों का ये फार्मूला होता है। और अब हम लोगों का जो है एरिया ऑफ टॉप और बॉटम, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, और सर्किल की एरिया हमारी जो होती है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का होता है किसी सर्किल की सर्कुलर ज्योमेट्री का ये टोटल फार्मूला ये है, जिसको हम लोग जो है लर्न रखेंगे। अब इसके बाद हम लोगों का जो अगली ज्योमेट्री है वो है सिलेंडर और कोन, यही हमारा बचा हुआ है। तो हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वह देखते हैं, हालो सिलेंडर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हालो सिलेंडर क्यों, क्योंकि हालो सिलेंडर हम इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि हमको फिजिक्स में 12th में 11th 12th में जरूरत है, या नीट और आईआईटी में हम लोगों को इसको बहुत विशेष जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। क्योंकि हम जो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं सिर्फ बोर्ड के ही हिसाब से नहीं हम पढ़ा रहे हैं,
इसको हम अपने ही पर्पस से पढ़ा रहे हैं ताकि हमको आगे जहां भी फिजिक्स केमिस्ट्री में या मैथ में जहां भी हमको जो फार्मूले का यूज होगा, हम उसको अपने फार्मूले के अपने जैसे हम सोचते हैं उस सोच के अनुसार हम लोग वहां पर यूज करते हैं। तो इसलिए हम सारी चीजें वो पढ़ाएंगे जो हम लोगों को आगे की क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अभी तो सिर्फ हम बोर्ड के लिए बता रहे हैं, जो जो बोर्ड में है, जो जो एक्सक्लूडेड है या डिलीटेड है, उनको हम अभी नहीं लेते हैं ज्योमेट्री। जिनकी हमको जरूरत होगी यहाँ पर उसको हम बता दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब अगला हम लोगों का होता है राइट सर्कुलर कोन। तो इसी को हम लोग राइट सर्कुलर कोन कहें चाहे कोन कहें, बात एक ही है। राइट सर्कुलर कोन को हम लोग देखिए कैसे सीखते हैं कि जैसे मान लिया जाए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर हम इस साइड को फिक्स करके इसको पकड़कर हम ऐसे ऐसे घुमा दें तो यह ज्योमेट्री हमारी कुछ ऐसे बनेगी। और यह जो हमारा बनेगा कुछ ऐसी ज्योमेट्री हमारी बनकर आएगी। इसी को हम लोग जो है बोलते हैं क्या, कोण। जैसे हम लोग बर्थडे कैप जो होती है, बर्थडे कैप, बर्थडे में हम लोग जो कैप पहनते हैं वो हमारा क्या होती है, वह एक कोण होता है। जैसे हम लोग एक और खाते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम भी हमारा कोण का ही एग्जाम्पल होता है। और हम लोग कोनिकल वेसल जो हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, कोनिकल फ्लास्क उसको बोला जाता है, तो ये भी कोनिकल वेसल है। तो ये सब हम लोगों का जो है, या हम लोग जैसे कभी अगर कहीं किसी एक जगह अगर बालू को गिराते हैं तो देखेंगे अगर उस पर हम गिराते जाएंगे तो वो भी कुछ ऐसी ही ज्योमेट्री में बनता है। यह भी हमारा जो है ये कोण है। यह इसकी जो कहलाती है, ये हाइट होती है एच, यह इसका बेस कहलाता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग इसका एक स्पेशल नोटेशन होता है यल, इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है। जो बेस में होता है यह एक सर्किल होता है, तो सर्किल जो बेस एरिया होती है उसकी जो होती है वो सर्किल है, वह जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यह पूरी एरिया इसकी डायमीटर है, तो यह जो होगा वह हमारी रेडियस कहलाएगी। रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू होता है, या डायमीटर इज इक्वल टू, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, या रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों की जो स्लैंट हाइट है इसका जो है कि निकाले क्या आता है, तो स्लैंट हाइट की जो लेंथ होती है, अब यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो स्लैंट हाइट जो इसकी बनेगी यही हमारी जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस बनेगी।
ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो यल इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा एच स्क्वायर प्लस और स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा, मीटर में आएगा। अब हम लोगों को इसके ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल, वॉल्यूम ऑफ कोन कहें चाहे कैपेसिटी ऑफ कोन कहें, चाहे हम लोग इसको स्पेस इनसाइड द कोन, कोनिकल पार्ट, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। दिस इज इक्वल टू होता है, फार्मूला हम लोगों को याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है यह। तो यह चूंकि वॉल्यूम है इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्यूब होगा। अब हम लोग ये इसको कहते हैं अगला फार्मूला लैटरल सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड सरफेस एरिया। दिस इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, तो चूंकि यह एरिया है इसलिए यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। इसके एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, यही इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। और फोर्थ और लास्ट फार्मूला जो इसका होता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो यह हमारा CSA जो होता है इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल होगा अब प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। यहां से हम लोग पाई आर को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में एल प्लस आर मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे जो है यूनिट, क्योंकि यह एरिया है इसलिए यूनिट स्क्वायर होगा। तो ये हम लोगों का हो गया कोण का कि जब किसी कोण को किसी राइट एंगल ट्रायंगल के उसके हाइपोटेनस उसके परपेंडिकुलर को अगर हम फिक्स रख के इसको पकड़ के घुमाते हैं तो भी कोण बनता है। कभी कभी हमको देता है कि इसको फिक्स करके इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो भी हमारा कोण बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की किसी एक साइड को फिक्स करके अदर को अगर पकड़ के उसको रोटेट करवा लिया जाए तो हमारा जो बनने वाली ज्योमेट्री वो कोण कहलाएगी। अब हम लोगों का जो अगला जो फिगर बचा हुआ है, ज्योमेट्री जो बची है वो हम लोगों का स्फीयर है। तो ये स्फीयर के बाद हम लोग फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम जो है आपके लाइक और शेयर करने से हमको एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के थ्रू ही हम अपना वर्क कर पाते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।